ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और चूंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 11 बजे से आपको बता दें कि विधानसभा बैठ जाएगी और उसके बाद पटल पर आम बजट रखा जाएगा, 5वां बजट। और हम ये कहें कि सरकार का ये आखिरी बजट भी है। इसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, चुनाव के बाद जो भी नतीजे होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि अगला बजट कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार पेश करती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री को भी आप सुन रहे थे, वित्त मंत्री कह भी रहे थे कि भाई चुनाव की जो परछाई वो जरूर हो सकता है इस पर पड़े, क्योंकि कई वर्गों को साधने की कोशिश यहां पर जरूर होगी। और इस वक्त भी हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अक्षत शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक विश्लेषक कपिल होलकर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल होलकर साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा ब्रेक के बाद। आर्थिक आधार पर जिक्र हो रहा था अक्षत जी से कि अभी जो पिछले बजट के मुकाबले आकार बढ़ा हुआ है बजट का, 2,16,000 करोड़ से अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा बजट आएगा। ये बताता है क्या कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है, हमारे पास खर्च करने की सीमाएं भी बढ़ रही हैं? देखिए, जब जीडीपी ग्रो करती है किसी भी कंट्री की, तो जाहिर सी बात है स्टेट की भी जीडीपी ग्रो करेगी। आज हमारी जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की हिंदुस्तान की जीडीपी है, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा, स्टेट का भी आकार बजट का स्टेट का भी बढ़ेगा। तो इसमें इतना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अचरज की या कोई बहुत खुश होने की वजह है। धीरे धीरे जहां हमारी जीडीपी आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.5% सालाना की दर से ग्रो करेगी, तो बजट भी बढ़ेगा। सरकार को वो सभी स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसा नया और ऐसा कोई बड़ा तथ्य नहीं है कि जिसपे हम बहुत ज्यादा समय व्यतीत करें, मेरा ऐसा मानना है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। और एक और गेस्ट हमारे साथ आ गए हैं, स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। स्वदेश शर्मा जी, ठीक है, तैयारी हो रही है, अच्छी बात है, और बजट आ रहा है तो निगाहें जरूर होंगी। जाहिर है कि ढूंढा जाएगा कहां और कैसे क्या मीन मेक निकाले जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 2021-22 का बजट भी हमने देखा है, उसमें हमने देखा तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हुआ है। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ अर्थशास्त्री बैठे हैं, गलत कह रहा हूँ तो टोक सकते हैं, कैग की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि इन्होंने 2 लाख करोड़ खर्च मध्य प्रदेश की जनता पर करने का वादा किया था। 40,000 करोड़ वो और जो सप्लीमेंट्री बजट होता दोनों मिलाकर के 2 लाख करोड़, जिसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे विभाग ऐसे अछूते हैं जिनमें केंद्र सरकार ने भी अपना अनुदान नहीं दिया। जब केंद्र सरकार ने अनुदान नहीं दिया और इनने 40,000 करोड़ खर्च नहीं किया, चाहे जो आदिवासियों की बात करते हैं, 5,000 करोड़ रुपए आज भी आदिवासियों के विकास पर खर्च नहीं हुए और जो अकाउंट में देखे जा सकते हैं। अगर ये बात करें शिक्षा विभाग की, तो शालेय शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के मिला के मैं समझता हूँ 2-3 हजार करोड़ रुपए बकाया है जो पड़े हुए हैं, अभी तक खर्च नहीं किए। ये किसानों की बात करते हैं, जल संसाधन विभाग में अभी भी मैं समझता हूँ 2,000 करोड़ रुपए बकाया बचे हुए हैं जो खर्च नहीं किए। ये सरकार नारियल लेकर के कार में हेलीकॉप्टर में लेकर चलती है और नारियल आगे फोड़ती जाती है, पीछे के वादे भूलते जाते हैं, आगे वादे करते जाते हैं। ठीक है, आपने कुछ सवाल उठाए हैं सरकार पर, उनका जवाब जब बीजेपी के नुमाइंदे हमारे साथ आएंगे उनसे मैं जरूर इस पर जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले अक्षत शर्मा जी, क्या वजह है कि बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए? प्लानिंग में हमारी कोई कमी रह गई क्या, या फिर मतलब फंड जो हमें पीछे से मिलना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं था? इसमें दोनों ही कारण हो सकते हैं, और ये मतलब इसको डिफॉल्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आपने बजट मांगा था उसके अनुपात में खर्च नहीं हो पाया, तो वो ये डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, उसको वित्तीय अनुशासन आपको और बेहतर करना होगा सरकार को, ये इसकी बात जरूर की जा सकती है। और जहाँ तक उसकी हमने देखा कि हमारे प्रदेश में कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें बताया गया कि हमारा जो स्टेट एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट है, वो लगभग 8.9% की दर से बढ़ा है। ये देश के उससे भी बड़ा ज़्यादा है। हमारा देश का लगभग 6.4% निर्यात दर बढ़ा है। तो प्रदेश में निर्यात दर भी बढ़ रहा है, राजस्व के में भी 7% की बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से ये वित्तीय अनुशासन का मुझे लगता है परिणाम है कि यहाँ पर जो वर्किंग स्टाइल है सरकार की वो बेहतर दिशा में काम कर रही है। ठीक है, वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है, और जाहिर है कि ऐसे में कई बार फंड भी छूट जाता है अगर आपने व्यवस्थाएं या सही तरीके से प्लानिंग नहीं की है। हम अपने और मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, न्यूज 18 से उन्होंने बात की थी। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको।
आज मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा। 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से सरकार चल रही है। चौथी बार सरकार चल रही है, चौथी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है आज, वो जनता के हित का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट होगा। ये विकास का बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट होगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे। हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर आ रही है। सुमित के पास चलेंगे। ओवर टू यू सुमित। तो बिल्कुल यहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में शुरू होने जा रहा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच खेला जाएगा और इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं लोग। क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। इंदौर का सीधा रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कितने एक्साइटेड हैं लोग इस मैच को लेकर? बिल्कुल, देखिए भारत ने टॉस जीत लिया है और बल्लेबाजी उनसे ली है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अभी मैदान पर डटे हुए हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में प्रशंसक भी मैच देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये माहौल है स्टेडियम के बाहर का। ये भारतीय टीम की टी शर्ट पहने हुए प्रशंसक दूर दराज से पहुंचे हुए हैं और उनकी अफजाई कर रहे हैं और एक यहाँ पर एक अलग तरह का संदेश भी दिया जा रहा है। विराट हमें इंदौरी वीगन। जी बताइए, किस तरह का संदेश आप दे रहे हैं? हम चूंकि विराट कोहली के बारे में वीगन होने की खबरें आ चुकी हैं, तो लोग जानते हैं और उनके फैंस जो हैं वीगन बन रहे हैं। इंदौर में काफी लोग वीगन हैं, हम उसके पहले से वीगन है। हम चाहते हैं कि आज विराट के सामने ये संदेश दिखाया जाए और उनके जो फैन हैं वो इसको देखकर प्रेरित हों और वीगन बने। तो इसको आप लेकर अंदर अभी जाएंगे? जी, हम कोशिश करेंगे हम अंदर जाएं, उनको विराट के सामने को हम दिखा सकें। तो आपकी तमन्ना है उनसे मिलने की? बिल्कुल, अगर अवसर मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं महू से। जी, क्या कहेंगे? टीम इंडिया खेल रही है अभी मैच अंदर। अरे बहुत अच्छा खेलेंगे और क्या, इंडिया ही जीतेगी और क्या। तो देखिए तमाम फैंस हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई थी। अब धीरे धीरे हालांकि अंदर जो दर्शक हैं वो पहुंच रहे हैं और क्योंकि मैच अभी शुरू हो गया है इसलिए अधिकतर दर्शक तो अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पहुंचने का, क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने का यह सिलसिला जारी है। और देखिए अलग अलग जगह से लोग आए हुए। आप कहाँ से आए भाई? कैनबरा, मेलबोर्न। ही इज स्ट्रेट कमिंग टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या कहेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करने आए? नो, इंडिया 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 इंडिया। ये ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर है। तो देखिए इंडिया के सपोर्टर तो यहाँ एक बड़ी संख्या में जो ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और खास बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट के फैंस हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं मैच देखने के लिए। हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। हालांकि अभी जो क्रिकेट के जो दर्शक हैं वो अंदर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और जो लोग अभी बचे हुए हैं वो भी जल्दी से अंदर जाने के प्रयास में है क्योंकि मैच चल रहा है। और जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ने दो मैचेस लगातार जीते हैं और आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्टीवन स्मिथ जो बहुत दिन बाद अपनी कैप्टनसी कर रही है, मिचेल स्टार्क की एंट्री होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैच है ये WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए फैंस में बहुत ज्यादा उत्साह है और टेस्ट क्रिकेट कभी मरने वाला नहीं है जो आज की पॉपुलैरिटी बता रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, लेकिन आज देखिए आसपास कितनी भीड़ है, कितने लोग एक्टिव है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो आज निश्चित तौर पर बेहद रोमांचक मैच होने की उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को जीते, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा करे। तो इंदौर में टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन भोपाल में बजट पेश होना है। विधानसभा में करीब 11 बजे जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और इसी पर हमारी खास चर्चा लगातार जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रशांत सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। जी
जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, हम विधानसभा के प्रांगण में ही इस वक्त परिसर में हैं और 11 बजे विधानसभा बैठ जाएगी और सबको इंतजार रहेगा बजट के पेश होने का। और केवल बजट ही पेश होने का नहीं, बल्कि उत्सुकता इस बात की है हर वर्ग में, सियासत में, विपक्ष में, सत्ता पक्ष में, लोगों में, आम जनता में, कि आखिर इस बजट में होगा क्या। चूंकि भाई इस साल के आखिर में चुनाव भी होने हैं और चुनाव के लिहाज से सरकार क्या कुछ बजट में देगी, कौन सा वर्ग टारगेट में होगा। स्वाभाविक है कि आप समझिए कि जो वोटर के लिहाज से सरकार की प्लानिंग जरूर होगी इस बजट में, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़ गए हैं, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका। आप अभी आए हैं, कई आरोप स्वदेश जी लगा चुके हैं आप पर कि भाई खर्चा न केवल भाई जो पुराना आप पैसा खर्च कर पाए वो तो है ही, कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। आप नई जो योजनाएं लाएंगे उसका खर्चा आएगा कहां से, पैसा कहां से आएगा। लाडली बहना योजना आप लेकर आ रहे हैं, विकास से पैसा कट होगा क्या। आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्व बढ़ने का काम हुआ है जी। ये जो बजट आ रहा है आज, ये सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी बजट आने वाला है। ये अमृतकाल का बजट है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थायी तौर पर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आम जन की हर सुविधा देने का प्रयास करते हुए उसका जनजीवन सामान्य से ऊपर उठे, इस ओर हमने काम करने का काम किया है। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार हर समाज के उस वर्ग का जो कहीं न कहीं आज सरकार के माध्यम से अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहता है, उसको मुख्य में धारा में लाने का प्रयास हमने इस बजट में करने का काम होगा। अभी आप देखेंगे 1-1.5 घंटे बाद में बजट सामने आएगा अपने, आप देखेंगे कि वो सभी वर्गों को साधने वाला बजट होगा, सर्वहितैषी बजट होगा, सर्वस्पर्शी होगा, वो सब वर्गों को स्पर्श करने वाला है। और कर्ज की बात बार बार कांग्रेस आरोप लगाती, कर्ज तो कर्ज हम कोई तनख्वाह बांटने या वेतन भत्ते बांटने के लिए नहीं ले रहे हैं, जैसा दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय होता था। वो 10 साल भी मध्य प्रदेश ने देखे हैं, हमने देखे हैं। बीमारू मध्य प्रदेश मिला था, बर्बाद हुआ मध्य प्रदेश मिला था, जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थे, पानी नहीं थी। और दिग्विजय सिंह की सरकार उस समय कर्ज लेती थी तो काहे के लिए, कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए। आज अगर हम कर्ज लेते हैं तो इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। आज हम बांध बनाने का काम कर रहे हैं। सिंचाई का रकबा हमने 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम किया है। कृषि कर्मण अवार्ड में किसान लगातार जो है गेहूं पैदा करके 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने का काम कर रहा है। आज देश में मध्य प्रदेश फसल उत्पादन में प्रमुख स्थान पर नंबर 1 पर आने का काम हुआ, पंजाब को पीछे छोड़ने का काम किया है। तो ये बजट अगर हमारा है और इसमें अगर हमने कुछ कर्ज लिया भी है तो देखिए, कर्ज लेके अगर विकास किया जाता है और कर्ज देने की नियत के साथ दिया जाता है तो वो कर्ज लेना भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। ठीक है, कर्ज लेना गलत नहीं है। स्वदेश शर्मा जी, कर्ज तो आप लोग भी लेते थे, 1.5 साल रहे आप लोगों ने भी कर्जा लिया, 4 लाख करोड़। जीतू पटवारी साहब को सुन रहे थे हम कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। सरकार तो कह रही है रेशियो कम हो गया कर्जे का। देखिए, सरकार तो ये भी कह रही है आर्थिक सर्वेक्षण को गलत तरीके से पेश कर रही है, जबकि मैंने रिपोर्ट को देखी, अभी देख रहा था। रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो 7% की बात आई है सामने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 16% से अधिक की कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आंकड़ों की बाजीगरी जनता नहीं जानती। जनता ये जानती है जैसे राजस्थान की सरकार ने लाखों व्यक्तियों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया है। क्या आप दे सकते हो? आपके खुद के 2018 के घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि हम गैस पर मध्य प्रदेश में अतिरिक्त सब्सिडी देंगे, आज तक नहीं दी। 1300 के पार गैस का सिलेंडर हो रहा है। आप बताइए कहाँ टैक्स कम हो रहा है? अगर बात करें डीजल, सरकार में आने से पहले कहा था पेट्रोल पर टैक्स कम करेंगे, किया था क्या? देखिए, हमारी 15 महीने सरकार रही, 15 महीने में 3 महीने अफरा तफरी में और लोकसभा चुनाव में चले गए, बचे 11 महीने। 11 महीने में बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इन्होंने विजन वाली सरकार को धोखे से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, छल कपट से गिरा दी और मुख्यमंत्री बन बैठे। जनादेश का खंडन किया, लोकतंत्र का गला घोट के सरकार में बैठ गए। लेकिन आज बात यह है विकास की, तो विकास की अगर बात करें, कर्जे की बात जैसे हमारे मित्र ने कही है, कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि आपके शासनकाल में 15,126 किसानों ने आत्महत्याएं की। जिस राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड मिले, उस राज्य के 15,126 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो ये कौन सा लॉजिक है? आप बताइए, धरातल पे क्या बात सही समझ में आती है? ठीक है, किसानों का जिक्र जरूर आपने किया, हम इस पर
जरूर जाएंगे राज्यपाल जी के पास, लेकिन उससे पहले कपिल जी के पास जाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट, स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेशन भी है हर किसी की, चूंकि चुनावी साल है तो बड़ी अनाउंसमेंट होंगी। सवाल यह कि उन अनाउंसमेंट के लिए पैसा कहां से और कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? देखिए, पैसे का जहां तक मुझे लगता है सरकार जो फ्लो कैश फ्लोज अपने मैनेज करने की कोशिश करेगी, उसके लिए सरकार का ऐसा सोचना है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से ग्रोथ रेट बढ़ी है लास्ट ईयर हमारी, इस साल भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो इनको जीएसटी का कलेक्शन जो हिस्सा इनका राज्य सरकारों को केंद्र से मिलता है उसमें इनको कुछ बढ़ोतरी होगी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्री शुल्क और इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार रजिस्ट्री शुल्क कम किया गया था, तो इस साल उसे वापस ऊपर लाया जा सकता है। तो ये कुछ 2-3 रास्ते हैं जिससे बाकी सरकार वैट या इससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगी इस बार, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। और मैंने जैसे बताया ना कि जब जीडीपी ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट आम आदमी का कंजम्पशन की तरफ ज्यादा होता है। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स के फॉर्म में सरकार को ज्यादा आमदनी होगी। एक और चीज समझने को आता है, यहाँ इनफॉर्मलाइजेशन इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। यूपीआई पेमेंट जिस तरह से हमारे यहाँ पे हुआ है, सरकारों ने जो प्रयास किया उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आज रेडी वाला भी बार कोड लगा के बैठता है और यूपीआई पेमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो एक जो टैक्स की चोरी हो रही थी जीएसटी आने के बाद से, ई वे बिल आने के बाद से, वो सारी टैक्स की चोरी बची है। तो इससे राज्य सरकारों का भी हिस्सा उसमें बढ़ता गया है, क्योंकि जीएसटी का आमदनी बढ़ रही है तो राज्य सरकारों की भी हिस्सा उसमें बढ़ेगा। तो मुझे लगता है 5 से 7 हजार करोड़ के आसपास सरकार जीएसटी का आमदनी बढ़ा के सोचने की व्यवस्था रखेगी, और बाकी कुछ रजिस्ट्री शुल्क और अन्य से करेगी, मदों से लाने की कोशिश करेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ और इस वक्त सरकार प्रयास करने का कुछ प्रयास करेगी। जी, जीएसटी का जरूर जीएसटी का जिक्र आपने किया। अब आंकड़ों की अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में जीएसटी ठीक है, मध्य प्रदेश का हिस्सा मिल ही रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में कई राज्यों के मुकाबले ज्यादा, तो गुंजाइश है क्या? देखिए, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में तो मंडी शुल्क भी कई राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 1.7% के आसपास मंडी शुल्क है, जहां 0.6 और 0.8 कई राज्यों में है। तो बट सरकार के पास में कोई आप देखिए ना, आमदनी के क्या जरिए हैं, तो यही एक रास्ते बचते हैं। बट यहाँ एक चैलेंज सरकार को जो ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से आर्थिक विकास दर ग्लोबली कम हो रही है, और कल अगर आपने देखा होगा तो कल भी आंकड़े कम आए हैं, तो ये सरकार जो मान के चल रही 7,000 करोड़ से के आसपास का कलेक्शन बढ़ा सकती है अपना, वहां इनको चैलेंज हो सकता है, बजट में यहाँ पे इनको परेशानी आ सकती है। जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल अक्षत जी से जरूर लूंगा मैं। अक्षत जी, बेरोजगारी का मसला बड़ा है, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। दूसरा, इस बार स्थिति हम कहें खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी वाली स्थिति, मैनेज करना चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार जिस तरह से घोषणाएं भी हुई हैं और जिसको कि इस बजट में समावेश भी करना है, उसके बाद में आर्थिक रूप से और कसावट लाने की चुनौती तो सरकार के सामने रहेगी सही। और जो अभी कांग्रेस ने भी उसको लेकर कमर कस ली है, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी 1,000 रुपये लाडली बहना को दिया जाएगा, तो कांग्रेस अपने वचन पत्र में 1,500 रुपये प्रति हर महिलाओं को देने का कल ही कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा करी है विधायक दल की बैठक में। तो इस दोनों तरफ से प्रयास जारी है। वक्त कम है, एक लाइन में राज्यपाल जी ये बताइए किस किस वर्ग को खुश कर रहे हैं? सर्वस्पर्शी होगा, किसानों के हित में, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं के लिए तो उनका जीवन स्तर बदलने का एक आंदोलन है ये लाडली बहना योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी है, सर्व समावेशी ये बजट होगा। और इस बजट में जो बड़ी बात है वो ये कि भाई इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। किसान सबसे बड़ा वोटर है, महिलाएं वोटर हैं, और एक लिहाज से समझिए भी कि महिलाओं को कैसे साधने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार कर रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। और इस लिहाज से हम ये कह भी दें कि भाई आधी आबादी को साधने की कोशिश है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, बने रहिए।